हेलो डियर फ्रेंड्स, बीए पार्ट द्वितीय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट द्वितीय की इस कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं या मेजर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर का अध्ययन करेंगे और इसके तहत हमने पिछले बहुत से व्याख्यानों के द्वारा ब्रिटेन की और अमेरिका की शासन व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया था और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेष अध्याय बचे थे उनका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न पत्र न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं, न केवल अकादमिक परीक्षाओं अपितु साक्षात्कार की दृष्टि से या यूँ कह दीजिए कि अन्य देशों की राज्य व्यवस्थाओं को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो विश्व का द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, इसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया, देखिए, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था में कानूनों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और फिर उसके बाद में कानूनों का अनुपालन और फिर कानूनों का यदि उल्लंघन होता है तो उनका दंडात्मक रूप से अनुपालन करवाना। ये तीन चीज़ें किसी भी राज्य व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं और इन तीनों कार्यों को शासन के जो तीन अंग होते हैं, सरकार के जो तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें विभाजित किया हुआ है। चाहे भारत की शासन व्यवस्था में देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में देख लीजिए और चाहे अमेरिका की शासन व्यवस्था में देख लीजिए। यहाँ कानूनों को बनाने संबंधी जो कार्य होता है वह व्यवस्थापिका के माध्यम से होता है, जो भारत में संसद होती है, अमेरिका में कांग्रेस होती है। और कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका के माध्यम से होता है, जिसमें मंत्री परिषद को शामिल किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उसके जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनको मंत्री परिषद का हिस्सा है, वहाँ कैबिनेट सचिव बोलते हैं मंत्रियों को। तो वे कानूनों को लागू करवाते हैं और यदि कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो उन्हें दंडात्मक तरीके से लागू करवाने का कार्य न्यायपालिका का होता है और वह अमेरिका में भी है और वही सिस्टम भारत में भी है। अमेरिका में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह मुख्यतः तीन भागों में बांटी जा सकती हैं। एक, कानूनों का सामान्य परिचय। इसका मतलब यह है कि कानून किस प्रकार के बनाने चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए, कानून किसी शासन व्यवस्था में, किसी राज्य व्यवस्था में किस प्रकार किसी कार्य का हित साधन करने में उपयोगी साबित होंगे। दूसरा, कानून बनाने की प्रक्रिया, इसका प्रोसेस क्या होता है, कानून किस प्रकार बनाया जाए। और तीसरा, अमेरिका में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसकी ब्रिटेन से तुलना। आजकल जो क्वेश्चन का जो पैटर्न बदला है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे अकादमिक परीक्षाओं में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन आते हैं। एक व्यवस्था का दूसरी व्यवस्था से, एक संगठन का दूसरे संगठन से तुलना करवाते हैं। तो यहाँ हम अमेरिकी कानून व्यवस्था की तुलना ब्रिटिश कानून व्यवस्था के निर्माण से करेंगे। अमेरिका में कानून बनाने का कार्य कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वहाँ सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के विधेयक संसद के सदस्यों द्वारा ही रखे जाते हैं। भारत में थोड़ा अलग है प्रोसेस। भारत में जो सरकारी और गैर सरकारी विधेयकों का जो अंतर है वह है, यदि कोई विधेयक मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा रखा जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है और यदि कोई विधेयक
संसद के अन्य सदस्यों द्वारा रखा जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन अमेरिका में जो विधेयक रखे जाते हैं वह कांग्रेस के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका कांग्रेस का हिस्सा नहीं होती, जैसा भारत में होती है उस प्रकार वहाँ नहीं होती। अमेरिका में विधेयक किसी भी सदन में पहले रखे जा सकते हैं, ये प्रक्रिया भारत में भी है। किसी भी सदन में आप विधेयक पहले रख सकते हो, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। लेकिन धन विधेयक सबसे पहले वहाँ प्रतिनिधि सदन में ही रखा जाता है। धन विधेयक के संबंध में भारत में भी यही प्रक्रिया है। धन विधेयक भारत में भी सबसे पहले निम्न सदन यानी लोकसभा में रखा जाता है, उसके बाद में वह राज्यसभा में जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्णतया अलग है। वहाँ बिल्कुल अलग है कार्यपालिका की संरचना, जैसा कि मैंने पहले बोला, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था का तो ये मौलिक गुण होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई होती है, लेकिन वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका की संरचना अलग होती है और व्यवस्थापिका की संरचना अलग होती है। इसलिए अमेरिका में कानून निर्माण की प्रक्रिया और ब्रिटेन में कानून निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर आ जाता है, और इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले बिल प्रस्तुतिकरण। जो अमेरिका में कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बिल का प्रस्तुतिकरण, और वह किस प्रकार होगा देखते हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर से विधेयक की एक प्रति सदन के क्लर्क की डेस्क पर रख देता है, या सदन के क्लर्क की डेस्क पे जो संदूक रखा उसमें डाल देता है। सीनेट में किसी भी विधेयक को किसी भी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से सेक्रेटरी की डेस्क पे रखे संदूक में डाल दिया जाता है। अच्छा, इस पर कार्यवाही तुरंत की जाती है। ये जो विधेयक जो संदूक में रखे जाते हैं इन पर तुरंत कार्यवाही करके इन पर उसी दिन नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, विधेयक का नंबर डाल दिया जाता है, क्रम डाल दिया जाता है, और इसे उसी दिन छपने के लिए सरकारी प्रेस में भेज दिया जाता है, ताकि दूसरे दिन जैसे ही सदन में सभी सदस्य उपस्थित होंगे तो उन्हें उस विधेयक की एक एक प्रति दी जा सके, ताकि वह उसके संबंध में अध्ययन कर सके और उसके संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और ये जो प्रक्रिया होती है सारी विधेयक को रखने की यानी बिल प्रस्तुतिकरण की, इसको अमेरिका में प्रथम वाचन की संज्ञा दी गई है। वहाँ 3 वाचन होते हैं, तो इसे प्रथम वाचन, विधेयक का प्रथम वाचन की संज्ञा दी गई है। विधेयक को शीर्षक के अनुसार संबंधित स्थायी समिति में भेज दिया जाता है। ये अगला प्रोसेस है कि जिस विषय से संबंधित होता है उस विषय से संबंधित स्थायी समिति में विधेयक को भेज दिया जाता है। इस समिति के द्वारा विधेयक की पूरी तरह छानबीन की जाती है। यदि यह समिति विधेयक को आवश्यक नहीं समझे तो उसकी फाइलिंग करके उसे पेंडिंग डाल सकती है। यानी एक तरह से पेंडिंग डालना एक तरह से उस विधेयक को समाप्त करने की एक प्रक्रिया मान लीजिए उसको, तो उसे पेंडिंग डाल दिया जाता है। अमेरिका में सामान्यतया विधेयक की व्याख्या करने के संबंध में समितियां ही सर्वेसर्वा होती है। अच्छा, अमेरिका में समितियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है विधेयक के संबंध में। वे चाहे तो किसी विधेयक को समाप्त भी कर सकते हैं, इसके बारे में आगे भी आएगा, अध्ययन करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि उसको पेंडिंग डाल देती थी। ये पेंडिंग डालना क्या है, एक तरह से उसको समय अंतर्गत उसको लागू नहीं करना या उसको समाप्त करने का एक प्रक्रिया है वहाँ। और ये इतनी पावरफुल है ये स्थायी समितियाँ इस संबंध में कि वहाँ लगभग 95% 90-95% विधेयक तो इसी कारण समाप्त हो जाते हैं। यानी वो आगे कानून बनने के लिए बढ़ ही नहीं पाते, एक्ट बनने के लिए उनको प्रोसेस में आगे लाया ही नहीं जाता है, क्योंकि समितियां उनको पेंडिंग डाल देती हैं। समितियों से पास होकर जो विधेयक आते हैं उन्हें सूचीबद्ध करके किसी निश्चित तारीख को उन पर विचार किया जाता है। उनको एक सूचीबद्ध कर दिया जाता है और उन पर तारीख डाल दिया जाता है कि इस विधेयक पर इस दिन विचार किया जाएगा, इस विधेयक पर इस दिन विचार किया जाएगा।
अमेरिका में कई प्रकार की सूचियाँ होती है। अच्छा, इन सूचियों का संबंध वैसी सूचियों से नहीं है जैसे कि विषय आवंटन से संबंधित सूचियाँ होती है, जैसे भारत में होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार का इनका संबंध नहीं है। ये जो सूचियाँ हैं ये विधेयक को सदन में रखने से संबंधित सूचियाँ हैं और उसको प्रक्रिया में लाने से संबंधित सूचियाँ हैं। पहली है संघ सूची, जिसको संघीय सूची भी कहते हैं, जिसमें वे विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जो आय व्यय एवं सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित होते हैं। आय व्यय से संबंधित और सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित विधेयक इसमें आते हैं। सभा की सूची, इसमें वे विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जिनका वित्तीय मामलों से कोई संबंध नहीं होता, यानी ये गैर वित्तीय मामलों से संबंधित सूची होती है, इनका वित्त से, धन से कोई लेना देना नहीं होता। और तीसरी है संपूर्ण सदन की सूची, इसमें वे विषय सम्मिलित किए जाते हैं जो स्थानीय मामलों एवं निजी निगमों से संबंधित होते हैं। तो ये 3 सूचियां हैं, यानी ये 3 सूचियां विधेयक को इस प्रकार वर्गीकृत कर रही है कि कौन सा विधेयक किससे संबंधित है। उपरोक्त सूची में विधेयक रखने के बाद किसी निश्चित तारीख को सदन उस पर विचार करता है। संपूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धांतों और उसके स्वरूप पर विचार करती है, यानी विधेयक के क्या क्या सिद्धांत, उसमें क्या क्या मूल बात हैं, निहित हैं, उन पर विचार करती है। उसका स्वरूप क्या है, उसका दायरा क्या है, उसके संबंध में बात करती है। और इस विधेयक की प्रत्येक धारा, उपधारा, यहाँ तक कि उसके एक एक शब्दों पर गहन मंथन होता है, क्योंकि शब्दों का हेर फेर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है विधेयकों में, कि कोई व्यक्ति किस शब्द की क्या व्याख्या कर सकता है। यानी कोई द्विभाषीय जो शब्द होते हैं, जिनका द्विअर्थी जो शब्द होते हैं, उनको उनसे बचने का प्रयास किया जाता है क्योंकि किसी शब्द की कोई व्यक्ति क्या व्याख्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या व्याख्या कर रहा है, तो इससे एक विवाद होने, एक डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है। तो ऐसे शब्दों से बचने का प्रयास किया जाता है। तो इसके शब्दों का भी बहुत गहरा मंथन होता है। तृतीय वाचन में विधेयक पर सामान्य दृष्टि से ही विचार होता है और अंत में बहुमत से उस विधेयक को पास कर दिया जाता है। अच्छा, विधेयक के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस होता है वह द्वितीय वाचन में होता है, क्योंकि द्वितीय वाचन में उसकी संपूर्ण प्रक्रिया, उसकी छानबीन होती है, उसकी जांच होती है, और ये मतलब ये विधेयक का एक मेन बॉडी होती है जो द्वितीय वाचन कहलाता है। और तृतीय वाचन में उस पर ज़्यादा गहन मंथन नहीं होता, उस पर केवल सामान्य सी चर्चा होती है और फिर उस सामान्य चर्चा के बाद में उसे साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, क्योंकि विधेयक ऑलरेडी बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजर कर आता है, तो उसमें इस किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश तब तक नहीं बचती है। एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। एक सदन से यदि कोई विधेयक पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, जैसे कि सीनेट से पारित हो गया तो प्रतिनिधि सदन में जाएगा, और यदि प्रतिनिधि सदन से विधेयक आया तो सीनेट में जाएगा। दूसरे सदन में भी विधेयक उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिस प्रक्रिया से वह प्रथम सदन से गुजरा, यानी वहाँ भी उस पर गहन विचार विमर्श किया जाता है, गहन मंथन होता है, और उसके बाद में वह विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन यदि मान लो किसी कारण से विधेयक पर दोनों सदन सहमत नहीं हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इस संयुक्त बैठक में विधेयक पर निर्णय लेकर आपसी गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी दोनों समितियों में तालमेल बनाने का प्रयास किया जाता है। और मान लीजिए किसी कारण से दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में गतिरोध दूर नहीं हो सके, तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फिर वह अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास, भारत में भी यही प्रक्रिया है, भारत में भी किसी विधेयक को एक सदन से पारित होने के बाद में वह दूसरे सदन में जाएगा, और यदि दूसरा सदन भी उसे साधारण बहुमत या 2/3 बहुमत या 2/3 प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का बहुमत से यदि वो पारित हो जाता है तो वह हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। और वैसा ही अमेरिका में होता है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति सामान्यतया उस विधेयक को अपनी अनुमति, सहमति या उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन
यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं दे, वह चाहे तो उस पर अपना नियमित निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो पावर, उसको अंग्रेजी में वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर शक्ति का प्रयोग कर सकता है, या उसे कुछ कानूनी आपत्तियों के साथ कांग्रेस को भेज सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास किसी आपत्ति के साथ वह विधेयक वापस जाता है और कांग्रेस ने पुनः उस विधेयक को दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति देना ही होता है। अब दोबारा राष्ट्रपति उसको नहीं रोक सकता, दोबारा राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना ही होगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, वह है यदि कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के अंतिम 10 दिनों में राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी अपने पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पॉकेट वीटो बोलते हैं इसको, पॉकेट यानी जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की बहुत बड़ी शक्ति होती है किसी विधेयक को समाप्त करने के संबंध में, या यूँ कह दीजिए कि व्यवस्थापिका की शक्तियों पर नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रपति की बहुत बड़ी शक्ति होती है ये। तो वहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले के व्याख्यान में बताया कि वहाँ चेक एंड बैलेंस की स्थिति होती है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखता है और उससे नियंत्रित भी होता है। लेकिन यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए या राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे दे, तो ऐसी स्थिति में फिर वह विधेयक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, वह विधेयक एक्ट बन जाएगा। तो ये मैंने इस व्याख्यान में आपको समझाने का प्रयास किया कि किसी विधेयक को कानून बनाने का प्रोसेस अमेरिका में क्या होता है। अब यहाँ मैंने आपको होमवर्क के रूप में 2 प्रश्नों का असाइनमेंट दिया है, जिसको आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, अमेरिका में किसी विधेयक को कानून बनाने के दौरान कितने वाचन होते हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसी एक उत्तर को सही करके लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस में कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को समझाइए। तो ये अपना दूसरा प्रश्न है। अच्छा, ये जो मैंने आज व्याख्यान दिया, इसके संबंध में यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप अभी कोविड के दौरान सोशल मीडिया माध्यम से, विशेषकर व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने किसी भी जिज्ञासा का यथेष्ट समाधान करने का मैं उसमें प्रयास करूंगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे आगे के व्याख्यान में हम बात करेंगे अमेरिकी कांग्रेस में समितियों की भूमिका, यानी अमेरिकी जो कांग्रेस हैं, जो अपने यहाँ संसद के समकक्ष हैं, तो उसमें समितियों की क्या भूमिका, उसके संबंध में बात करेंगे। और आज के इस व्याख्यान में आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके संबंध में आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।